1977 को आ गया है जी। और 7 सितंबर को मेरा बेटा पैदा होता है, 7 सितंबर 1977 को। पिछले प्रोग्राम में जवाद की तारीख़ पैदाइश दुरुस्त नहीं बताई जा सकी। जवाद की असल तारीख़ पैदाइश 21 सितंबर 1977 है। ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए है। वहाँ जब गुलाम यज़दानी खान चेयरमैन था तो उसने कहा कि यार मैं तुम्हें जनरल मैनेजर फाइनेंस का चार्ज दे देता हूँ, ये भी देखो तुम। तो मैंने कहा जी मैंने फाइनेंस छोड़ के आया हूँ एचएसएन कॉलेज में, मैंने ज़िंदगी में फ़ैसला किया था मैं फाइनेंस का काम नहीं करूँगा, ये बड़े कमीने लोग होते हैं। कहने लगा नहीं तुम्हें मैंने सेलेक्ट किया है। तो मैंने तुम्हें इसलिए सेलेक्ट किया है कि यहाँ ये सारे लोग जो हैं ना ये मेरे साथ फ्रॉड करेंगे, जो डायरेक्टर हैं यहाँ के। तो ये मैं तुम्हें फाइल दे दिया करूँगा तो तुम मुझे बताओगे इसमें इन्होंने क्या फ्रॉड रखा है, इसलिए लगा रहा हूँ। यहाँ को तुमने किताबें नहीं लिखनी, बुक कीपिंग, बस वो मुझे जनरल मैनेजर फाइनेंस लगा आ गया, खुद उसकी ट्रांसफ़र हो गई। अस्करी तकवी ये मेरे एक पुराने एक्सपोर्ट मोशन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल थे, वो आ गए एज चेयरमैन। उन्होंने मुझे देखा, कहने लगा तुम इधर कहाँ से फाइनेंस कर रहे हो, तुम तो मार्केटिंग के आदमी। तो उसने मुझे फिर उसी वक्त प्रमोट किया, जनरल मैनेजर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन लगाया। तो वो EPZ में मेरी प्रमोशन 1999 में हुई। हाँ बस उसके बाद फिर मैं 90 में मेरे फिर सरकारी दौरे शुरू हो जा, बल्कि 83 से शुरू थे। परवेज भाई कहाँ पहुँचे थे हम कि EPZ में फिर आपके मतलब सारे अस्करी तकवी साहब जो थे कि फिर उन्होंने मुझे प्रमोट किया और फिर मैं उम्रे पे चला गया। तो उसके बाद अस्करी तकवी साहब रिटायर हो गए, वो कम्प्लीमेंट में जो उन्होंने दिए थे वो मैं बता रहा था। फिर उसके बाद अबरार नकवी साहब आए हमारे यहाँ चेयरमैन। अच्छा, बड़े मशहूर ब्यूरोक्रेट है अबरार नकवी, उनके साथ मेरी इक्वेशन बड़ी अच्छी रही। फिर उसके बाद वो चले गए, STR जैदी साहब आए, वो भी CBR से आए थे, वो ड्यूरिंग सर्विस ही फौत हो गए। फिर उसके बाद मकसूद इस्माइल मेरा एक दोस्त था, वो जो जरदारी के साथ हम टूर पे गए थे, उनके वो चेयरमैन आ गए EPZ के। फिर उन्होंने मेरी मज़ीद आगे प्रमोशन के लिए कोशिशें शुरू कर दी कि इसको एग्जेक्टिव डायरेक्टर के लेवल पे मतलब प्रमोट कराया जाए मिनिस्ट्री से। सारे कोशिशें करते रहे, मतलब ये है कि कोशिश तो सारे चेयरमैन करते रहे, लेकिन उसने का बराबर कोई ना हो सकी। इवन कि इसहाक डार एक दफ़ा मुझे कहने लगे कि भी मैं तुम्हारी प्रमोशन कराता हूँ, उस वक्त अबू शमीम आरफ थे उधर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़, लेकिन वो भी कामयाब ना हो सका, उसकी अपनी हुकूमत चली गई। तो फिर उसके हर बंदा कोशिश करता रहा कि मेरी प्रमोशन एग्जेक्टिव डायरेक्टर हो जाए। आखिर में आके रुखसाना सलीम, ये सलीम साहब थे सेक्रेटरी पोर्ट एंड शिपिंग, उनकी बेगम हैं रुखसाना सलीम, वो भी CSS करके आई थी, वो मेरी चेयरमैन आ गई। वो औरत ने फिर किसी तरह मनूवर करके मेरी प्रमोशन 2006 में एज ए डायरेक्टर इन M3 प्रमोशन करवाई। उस औरत ने मेरी इक्वेशन उनके साथ बहुत अच्छी रही, लेकिन इट वाज ओनली द रुखसाना सलीम जो बोर्ड से मतलब उन्होंने प्रपोजल दे के तो मेरी प्रमोशन करवाई और मैं जनवरी 2006 में एग्जेक्टिव डायरेक्टर EPZ हो गया। अच्छा। और रिटायरमेंट तक वही मैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, मुख्तलिफ पोजीशनों पे उस पोस्ट में काम करता रहा। और 2007 में आके फिर मेरी रिटायरमेंट हो गई। अच्छा, तो बड़ा कामयाब और बड़ा आपकी ज़िंदगी का ये जो सफ़र का ये पहलू परवेज़ भाई जी जो यानी मुलाजमतें और रोज़गार और ये
ये सिलसिला और तालीम, तो ये बड़ा ब्राइट और बड़ा ज़बरदस्त। और वैसे इसके अंदर एक और एलिमेंट भी है कि स्ट्रगल का बड़ा इसमें एक तो एलिमेंट है, और दूसरा डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क। ओह यस, वो आपके यहाँ बिल्कुल अल्लाह ताला ने मौका दिया। हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगे राह, हम वो नहीं हैं जिनको ज़माना बना गया। तो इसी के मिसदाक हम अपनी कोशिश करते रहे, अल्लाह ताला मदद करता रहा, और मैं M3 के स्केल तक पहुंचे और वहाँ से वहीं से रिटायरमेंट ली। ये क्या बताया आपने, किस सन में रिटायर हुए आप? मैं 1 अगस्त 2007 में। तो 13 साल। आप इस 13 साल के दौरान भी मैंने एक दफ़ा इसको टेक्सटाइल एसोसिएशंस वाले मेरे पास आए कि भी आप रिटायर हो गए, आप हमें ज्वाइन कर लें, आपको गवर्नमेंट से ज़्यादा पैसे देंगे। अच्छा। मैंने कहा नहीं, मैंने नौकरी नहीं करनी। फिर उनमें से एक नकी बारी, एक बड़े मशहूर टेक्सटाइल के टाइकून हैं, उन्होंने कहा साकला साहब घर बैठोगे तो बेगम कहेगी ज़रा दूसरे कमरे में हो जाए, मैंने सफाई करानी है, तो ये आपको बड़ा बुरा लगेगा, तो आप हमें ज्वाइन कर लें। तो मैंने उनके कहने पे ये पाकिस्तान अपैरल फोरम एक उन्होंने बनाया था, उसको ज्वाइन कर लिया एज ए सेक्रेटरी जनरल। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में मैं अभी काम कर रहा था, तो कहीं नेट से किसी बंदे ने मुझे ढूंढा कि जी हम आपको एक स्टडी के लिए लेना चाहते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्टडी है। अच्छा। तो आप अपना बताएं। तो मैंने कहा भाई किस चीज़ पे लेना चाहते हैं? उन्होंने कहा जी ये कोई स्टडी है नेशनल ट्रेड कॉरिडोर हाईवे बिजनेस प्लान की, तो उसमें हमने कमर्शियल जोन्स के लिए बंदा चाहिए हमें। मैंने कहा भी EPZ के चेयरमैन को रख लें आप। उन्होंने कहा नहीं जी, लेना आपको है। अच्छा। आप अपना बताएं कितने पैसे लेंगे। तो मैं उस वक़्त अपैरल फोरम से मैंने कैलकुलेट किया, जो मुझे वो दे रहे थे, तो वो $300 उस वक़्त के वो बने। तो मैंने कहा मैं $300 पर डे पे आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा मंजूर है। बाद में मुझे कुछ दोस्तों ने बताया, खलील मसूद एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी के चेयरमैन, वो रिटायर हुए थे। उन्होंने कहा यार तुम $750 पर डे भी मांगते तो उन्होंने देना था, क्योंकि जो तुम्हारा तजर्बा है जोन्स के बारे में वो किसी और का पाकिस्तान में है ही नहीं। अच्छा। बहरकैफ जी उनके साथ फिर मैंने वो स्टडी कंप्लीट की। वो स्टडी थी एशियन डेवलपमेंट बैंक का TA 7008 प्रोजेक्ट था। उस पे मुझे उन्होंने नेशनल एक्सपर्ट लिया था। अच्छा। वो स्टडी मैंने उनके साथ कंप्लीट की। उसमें अमेरिकन्स भी थे, मैं भी था। जो आजकल CPEC बन रहा है ना, ये जी, उसी जी। स्टडी के बाद इसकी एक शक्ल CPEC की निकली है। अच्छा। बेसिकली वो स्टडी थी, वो उसका नाम था नेशनल ट्रेड कॉरिडोर हाईवे बिजनेस प्लान। उस पर कहाँ कहाँ EPZ या फ्री ट्रेड जोन बनने चाहिए। तो ये वही स्टडी है जो CPEC की शक्ल में आपके सामने नज़र आ रही। 2009 में मैंने ये तो कंप्लीट वो की। स्टडी जो थी उसमें यानी दूसरे ममालिक भी इन्वॉल्व थे? नहीं, ये पाकिस्तान को एक एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से लोन मिला था कि ये स्टडी कराई जाए कि ये सेंट्रल एशियन मतलब अगर उसको ये आप CPEC को कह रहे हैं, CPEC में तो चाइना भी इन्वॉल्व हो गया। अब हो गया, जब उसका नाम CPEC रख दिया गया ना। पहले ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो इसको ये कॉरिडोर बना रही थी प्योर पाकिस्तान के लिए। तो उस वक़्त इसका नाम CPEC नहीं था, उस वक़्त नेशनल ट्रेड कॉरिडोर हाईवे बिजनेस प्लान ये था इसका नाम। अच्छा। वो स्टडी हमने कंप्लीट की है। हाँ। उस स्टडी के बीच में से खदोखाल लेके ये आगे CPEC में लोगों को शामिल करते गए। बेसिकली ये वही रूट है जो हम पाकिस्तान से डेवलप करना चाह रहे थे टुवर्ड्स ग्वादर। अच्छा, तो परवेज भाई कैसे फिर जब आपकी रिटायरमेंट हुई और वो इदारा आपने छोड़ा, EPZ में कितना अर्सा रहे आप? 26 साल। तो कैसा लगा फिर 26 साल के बाद उस जगह को छोड़ना? मैं
अक्सर जहाँ काम किया दोबारा मैं पलट के गया नहीं वहाँ। पर फिर भी एक हाँ हाँ एक जाना तो नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन मुझे ज़िंदगी में सब कुछ EPZ से ही मिला। सारी तरक्कियाँ मुझे EPZ से मिली। पढ़ने को मुझे इतने मौके फराहम किए EPZ ने कि मेरे दौरे जो सरकारी शुरू हुए हैं 1983 में, मेरा पहला कोर्स के लिए मुझे जापान नामज़द किया गया। उन्होंने जापानियों ने उसमें एक असाइनमेंट भेज दी कि ये सारे बंदे जितने आपने नॉमिनेट किए हैं पाकिस्तान से, ये असाइनमेंट करके भेजे। वो जब असाइनमेंट उनके पास गई तो उनका वहाँ से उन दिनों टेलेक्स आते थे। वो टेलेक्स आया कि ओनली मिस्टर PA सांखला एक्सेप्टेड। अच्छा तो अच्छा, ये आपके फॉरेन टूर्स पर तो एक जी जी बिल्कुल मैं एक अलग से जी। पैकेज में आता हूँ। मैं ये कह रहा था कि जब आप रिटायर हो गए फिर क्या हुआ कि आपने ये फैसला किया कि कराची छोड़ के लाहौर आ जाना चाहिए? हाँ, इस फैसले में भी कई चीज़ें हायल रहीं। मैं कराची कभी ना छोड़ता, मुझे कराची बहुत कराची पसंद में, है। हाँ। मैंने सारी ज़िंदगी गुजारी है और कराची इतनी अच्छी हालत में देखा है कि शायद ही किसी को नसीब हो। मेरा कराची से तल्लुक़ कभी नहीं टूट सकता। ये कुछ मजबूरियाँ थी मेरी जो मुझे लाहौर आना पड़ा। एक तो बेटे ने कहा कि भाई मेरी पोस्टिंग इधर उधर रहनी है लाहौर के इर्द गिर्द, तो आप लाहौर आ जाओ। अच्छा, ठीक है जी। माशाल्लाह आर्मी में हैं। हाँ हाँ, वो जवाब। इज लेफ्टिनेंट कर्नल इन आर्मी एविएशन। माशाल्लाह। और उसने कहा था कि मेरी बड़े शहरों में पोस्टिंग रहनी है और ये लाहौर सेंट्रल लोकेशन है, आप यहाँ आ जाओ। तो मैंने उसके कहने पे यहाँ लाहौर शिफ्ट कर लिया। तो कराची शहर तो अपनी जगह रहा जी, कराची के दोस्तों को भी मिस करते होंगे? बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ वहाँ की लेकिन कराची अब रहने के काबिल ही नहीं रहा। अब वो जो चीज़ें हमने देखी हैं वो शायद लोगों को नसीब ही ना हो। अच्छा परवेज भाई, वो कुछ अरसा तो कराची पर कुछ क्या एक लंबा अरसा तो बड़ा अनरेस्ट 40 साल अनरेस्ट का और पॉलिटिकली जी जी उन चीज़ों का और उसका गुजरा, जी। लेकिन अब निस्बतन ज़रा पुरअमन हो गया है कराची। अभी रिसेंटली कब जाना हुआ आपका? मैं 2015 में गया था, 16 में शायद। हाँ, तब कैसा लगा आपको? नहीं, मुझे अब कराची की वो जो लाइफस्टाइल है ना, अब मुझे वो पसंद नहीं हाँ, हाँ। पसंद। मैंने बहुत अच्छा कराची देखा है, जहाँ रौनकें होती थी, लोग एक दूसरे की इज्जत करते थे, कदर होती थी, वैल्यूज़ थी। वो चीज़ें अब कराची में नहीं रही, बिल्कुल मफकूद हो गई। तो यहाँ फिर क्या मसरूफियत है वो जो बीच में स्टडी की आपने? और हाँ, ये तो कराची में भी था जब हाँ, लेकिन उसको छोड़ के वैसे अब जो आपकी रिटायर्ड लाइफ है और माशाल्लाह आप अस्करी में हैं, तो ज़िंदगी रवां दवां है। सुबह शाम कैसे करते हैं? हाँ, सुबह शाम बस अब सिर्फ रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं। कोई काम की ना हसरत है ना शौक़ है। अल्लाह ताला ने सेहत दी है, इसी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और सुबह उठते हैं, वॉक करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, शाम का खाना खाते हैं, सो जाते हैं। बस यही एक लाइफ रह गई। मुतमैन है आप? मुतमैन, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। हाँ। मुझे कोई किसी लाइफ में कोई रिग्रेट? कोई रिग्रेट नहीं है। अल्लाह ताला ने मेरे पे बड़ी करम नवाजी की है। वो एक शेर ज़रूर इसमें मैं सुनाऊंगा ज़रूर ज़रूर आखिर में कि तेरी चाहत से गुरेज़ां भी रहे और हमने तेरी यादों के भी अंबार लगा कर रखे। वाह। किस कदर लूट मची शहर निगारा में न पूछ, हमने तेरे दर्द फिर भी बचा कर रखे। दिल जो टूटा तो तकदीर को ठहराया सबब, आंख भर आई तो इल्ज़ाम घटा पर रखे। वाह वाह। अच्छा, अब मैं ज़रा से मुख्तलिफ उन्वानात मैंने जी परवेज़ भाई जहन में रखे हैं, जी जी और उस पर मैं चाहता हूँ कि हर उन्वान पर जी आप कम से कम 12 मिनट वाह, और ज़्यादा जितना भी चाहें ठीक है,
लेकिन उसमें से जो पहला है जी। वो बतौर ख़ास मेरा दिल चाह रहा है हम्म। कि मैं आपसे ये पूछूं कि जब आप पहली दफ़ा उम्रे पे गए जी। और बाद में कई दफ़ा आपको और भी मौका मिला, जी, जी। हज करने की भी सादत नसीब हुई, हम्म। उन कैफियत को ज़रा हमारे साथ शेयर करें ना। हाँ, मैं ये 1999 की बात है, 1989। तो मुझे एक ख्वाब आती है कि मैं मक्के पहुंच गया हूं और वो जगह दिखा दी गई मुझे जहां मैंने ठहरना था।